हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीवन सर ऑनलाइन। नॉर्मली लोग अब सब्जी भाजी जो है खरीदते हैं तो उसको अच्छे से चेक करके खरीदते हैं, लेकिन आजकल जो शेयर लेते हैं लोग कहीं ना कहीं उसके चीज़ों को, उसके इंडिकेटर्स को, डेटा को देखते नहीं है। कुछ फंडामेंटल एक्चुअली आइडियाज़, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जिसके आधार पर कोई भी शेयर को थोड़ा जाँच लें, उसके बाद ही शेयर को लें। तो पहला ये है कि जैसे पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप ये कैसे निकाला जाता है? मान ले जाए कोई भी शेयर की वैल्यू जो है 1 रुपये है और उसमें 1 लाख लोग जो हैं वो शेयर धारक हैं, तो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कितना होगा? मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपया आपका हो गया। माने जो भी NSE लिस्टेड कंपनी हो या आपका BSE लिस्टेड हो, तो दोनों में कहीं भी लिस्टेड कंपनी हो, करेंट प्राइस क्या है एक शेयर का और कितने टोटल शेयर हैं, इसको जब यदि आप मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, जो मिलेगा आपको उसको क्या बोलेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा यदि ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा है तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो बेटर एक्चुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिस्क विल बी लेस। पहला पॉइंट। दूसरा ये देखिए कि जब कंपनी होती है तो उसमें बहुत सारे एक्चुअली खर्च होते हैं, और उस खर्च को हम जो है जब हम रेवेन्यू में माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है? प्रॉफिट। मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कोई भी शेयर को खरीदने से पहले। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू कितना है और माइनस एक्सपेंस। ये आपने अगर जान लिया तो बहुत ज़रूरी है ये जानना शेयर को खरीदने से पहले। तो अब ये नॉर्मली जो प्रॉफिट आएगा ये ग्रॉस में आएगा, नेट में नहीं आएगा। तो नेट के लिए क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट निकालना हो तो मतलब क्या करेंगे? इसको हम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में हम जो है बहुत सारे चीज़ों को माइनस करेंगे। कौन कौन सा चीज़ माइनस करेंगे? पहला ये है कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो है, मशीनरीज जो है जब चलते हैं लंबे समय तक तो उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा घर्षण होता है और उसकी वैल्यू जो है कम होने लगती है किसी भी कंपनी में, तो उसमें उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो उसको जैसे जैसे मशीन चलेगी तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए। दूसरा है कि कई ऐसे एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया है और उसमें इंटरेस्ट जो है आपको रेगुलर बेसिस पर EMI के थ्रू आप जो है कंपनी उसको बेयर कर रही है, तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अभी आपको टैक्स भी देना है तो वो भी माइनस करेगा। तो सारे चीज़ों को जब माइनस करके जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा ईयर वाइज देख लें कि किस प्रकार से कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट चलता आ रहा है और फिर उसके आधार पर उस शेयर को लें। तीसरी जो पॉइंट्स हैं हम ये देखते हैं कि EPS देखते हैं। EPS क्या होता है? EPS बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अब देखिए कि एक साल में कोई कंपनी मान ले जाए कि कुछ अमाउंट अर्न की है ना, और उस साल में टोटल शेयर धारकों की जो संख्या थी, जब आप उसको डिवाइड कीजिएगा तो अर्निंग पर शेयर निकलेगा। माने एक शेयर में एक साल में कितनी अर्निंग हुई, तो उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो ये भी EPS जो है आपको जानना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर और है जिसको बोलते हैं PE। क्या बोलते हैं? PE। अच्छा, PE क्या होता है? प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय EPS। प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय EPS। तो नॉर्मली ये 20 से 25 के रेंज में हो तो PE वैल्यू वो अच्छा माना जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है कंपनी PE, जिसका शेयर आप खरीदना चाहते हैं, और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसका PE। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो है ये आपका PE जो है वो सेक्टोरल PE से, कंपनी जिसका शेयर खरीद रहे हैं वो नॉर्मली सेक्टोरल PE से कम हो तो वो शेयर सस्ता में आपको मिल रहा है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। तो इसमें देखिए कि सपोज तो आपका मान लिया जाए कि प्राइस किसी शेयर का 100 रुपया है और आपका वो EPS की वैल्यू जो है वो 20 रुपये है।
तो आपका क्या होगा, ये आपका पी वैल्यू 5 हुआ, दैट्स गुड, 5 इज आई मीन good actually digit for indicating that company is relatively cheaper. अब जो है हम बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर के बारे में, वो कौन सा है इंडिकेटर जिसको देख करके हम कंपनी को आगे देखेंगे। तो EBIT जो है, EBIT बेसिकली नॉर्मली देखा जाता है कहीं भी डेटा को, या आप मनी कंट्रोल वगैरह में देखते हैं तो EBIT होता है, EBITDA होता है, EBITDA, ये दो वर्ड हैं। बेसिकली EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये एक इंडिकेटर है जो कंपनी के प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को दिखाता है। इससे ये जो है अर्निंग बिफोर क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माने जो अर्निंग हुई उसमें क्या है, टैक्स देने के पहले और इंटरेस्ट देने के पहले, जो लोन लिया था उसके पहले, उसको बोलते हैं EBIT। दूसरा है EBITDA सीम्स टू बी बेटर एक्चुअली इंडिकेटर एज कंपेयर टू EBIT, बिकॉज इसमें क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। तो ये जो है, ये भी इंडिकेटर जो है आपको एक सूचना देता है कि कौन सा शेयर अच्छा है, और रिलेटिवली यदि EBITDA ज़्यादा है या EBIT ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो शेयर अच्छा माना जाता है और उस शेयर पर आप विचार कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो इंडिकेटर है ROC का क्या मतलब हुआ, ये ROC है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन ROE नाम है इसका, है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक साल में कोई भी कंपनी जो है वो कुछ रिटर्न की, है ना, और उस पर जो है 1000 रुपया, मान लीजिए 1000 रुपया रिटर्न हुआ, और इक्विटी आपका जो है वो जो है वो ज़्यादा है, सपोज इक्विटी जो है आपका सपोज 100 है। तो इक्विटी आपने, मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपया लगाया है और एक साल में आपने 1000 रुपये अर्न किया, तो इसका मतलब ये हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये हुआ कि 10% आपका जो है 10% ये माना जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए ROCE, ये जो है ROCE जो है, CE इज ए मोर रेलिवेंट इंडिकेटर। ROCE क्या होता है, इसका मीनिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ये हुआ कि जितना भी कैपिटल उसमें है वो सारा उसमें एडेड रहेगा। ROE में क्या है, जो शेयर धारक ने पैसा लगाया है वही पैसा इक्विटी के रूप में आपने रिटर्न डिवाइडेड बाय शेयर धारक का पैसा लगाया, डिवाइड करके जो निकाला, ROE बोलते हैं उसको। अब ROCE जो हुआ, वो लोन भी आपने जो लिया था या जो भी है कंपनी ने लिया था, तो उसको यदि ऐड कर देंगे, मतलब ये हुआ रिटर्न डिवाइडेड बाय रिटर्न, साल में कितना रिटर्न हुआ, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, शेयर धारक की कितना पैसा लगाया, प्लस हम कहीं से लोन लिए हुए हैं, कहीं से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है लगाए हुए हैं, वो सारा जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए रिटर्न 1000 रुपया है और यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर 10,000 रिटर्न आपका है, और आपने जो है वो करीब 100 रुपया जो है 100 रुपया लगाया था आपने, मान लीजिए, तो ये आपका 100% आपका ROCE हुआ। तो कई कंपनीज का 100 होता है परसेंट, कहीं पर 50 होता है, कहीं पर जो है डिपेंडिंग अपॉन। देखिए इसमें ROCE जितना ज़्यादा होता है वो कंपनी बेटर माना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका डेट टू इक्विटी। कंपनी जब कोई इस्टेब्लिश्ड होती है तो पूंजी खुद नहीं रहता, कभी कभी तो कंपनी जो है अक्सर डेट लेती है। तो उसको चलाने के लिए, वर्तमान में चलाने के लिए या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, यदि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं तो अच्छा है, मशीनरी खरीद रहे हैं तो अच्छा है, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। यदि कंपनी को चलाने के लिए जो नॉन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेटिंग जो है प्रॉफिट कम हो जाता है उससे, यदि आपका कंपनी में जो रनिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर लोन ले रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अब देखते हैं वो रेशियो कितना है। मान लिया जाए कि मान लिया जाए डेट टू इक्विटी
इक्विटी हो गया। अब डेट मान ली जाए, वैल्यू है 100 रुपया, आपने मान लीजिए ले लिया है या कंपनी ने, और इक्विटी जो है आपका इक्विटी वैल्यू 100 रुपया है, तो 1 हुआ डेट, मतलब जितना इक्विटी था उतना डेट था, चलिए ठीक है। 1.5 तक भी ठीक है। यदि डेट जो है 150 हो गया और 100 रुपया आपका इक्विटी है तो 1.5 तक ठीक है। आप मैक्सिमम 2 तक कर सकते हो। इससे ज़्यादा जो है यदि कंपनी में है तो उसमें उस कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। तो ये आज मैंने आपको बताया कि कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कंपनी के जो है कंपनी को देखना चाहिए, फंडामेंटल इंडिकेटर्स को कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले, ये अति आवश्यक है। आगे की जानकारी और अधिक जानकारी के लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है किसी भी कंपनी के शेयर का, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन। थैंक यू सो मच।